ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बता रहा है, और ये एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर जो पेन है। तो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। अगर इस वेक्टर को मैं थोड़ा एंगल इधर ओरिएंटेशन इधर कर देता हूँ इस वेक्टर को, और ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, इसके इक्वल नहीं हो, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये कॉन्सेप्ट तभी तक वैलिड है जब तक ये तीनों एक प्लेन में है। 3 डायमेंशनल वेक्टर में ऐसा ही होगा। देखिए, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस रहेगा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब कोई 3 डायमेंशनल वेक्टर यहाँ पे होगा एट दिस पॉइंट, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखलाता हूँ। सपोज दिस इज एक्स वाई जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को बता रहा है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। और ये वेक्टर हो गया, ये ब्लैक पेन जो है दिस इज द वेक्टर। तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल ये कुछ होगा, वाई एक्सिस के साथ, अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा नहीं होने वाला। जो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल है, वाई एक्सिस के साथ 90 माइनस दैट एंगल नहीं होने वाला। इसलिए इस केस में हम लोग की मजबूरी होती है कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा लें, वाई एक्सिस के साथ कुछ और लें बीटा, और जेड एक्सिस के साथ कुछ और एंगल लें गामा। इसलिए इसमें हमें 3 एंगल्स लेने पड़ते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल लेना पड़ेगा। इसीलिए इसमें डायरेक्शन कोसाइन का यूज किया जाता है 3 डायमेंशनल वेक्टर के लिए। जिस तरीके से 2 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करते थे, मैग्नीट्यूड का तो तरीका ऑलमोस्ट सेम है, डायरेक्शन बताने के लिए अल्फा बीटा गामा तीनों का इस्तेमाल करना होगा। डायग्राम में चेंजेस करिए, वेक्टर p को, जो 3 डायमेंशनल वेक्टर है, लेट अस टेक वेक्टर p एज 3D वेक्टर, इसको इस क्यूबॉइड में फिट करना है। O का डायगोनली अपोजिट कॉर्नर C हो गया, तो दिस इज वेक्टर P, दिस इज वेक्टर OC। इस वेक्टर OC का एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल हम लोग ले रहे हैं अल्फा, वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल ले रहे हैं बीटा, दिस एंगल इज बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा। इस वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ ये रहा एंगल, दिस इज गामा। अल्फा इज एंगल ऑफ वेक्टर P विद एक्स एक्सिस, बीटा इज एंगल ऑफ वेक्टर P with y axis, and gamma is angle of vector P with z axis। तीनों एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल हम लोगों ने ले लिया। और प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे वो आपको पता ही है। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर इनटू कॉस एंड एंगल विद द गिवन एक्सिस। उसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, जो प्रोजेक्शन में आपको सिखाया गया था, दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर। Px represents x component of vector P, Py represents y component of vector P, and Pz represents z component of vector P। Px का मतलब हुआ magnitude of the vector, cos and angle between vector P and x axis, that is alpha। Similarly Py हो जाएगा P cos beta, Pz हो जाएगा P cos gamma। इस डायग्राम में इस वेक्टर का x कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक होगा। This is actually, this OE is x component, O से लेके E तक जो x एक्सिस के लॉन्ग। Y कंपोनेंट इसका होगा OG, दिस इज Y कंपोनेंट जो Y एक्सिस पे, और Z कंपोनेंट होगा O से लेके A तक, दिस वन। यहाँ देखिए, यहाँ से cos अल्फा आ रहा है px अपॉन p, px इज x कंपोनेंट, p इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यहाँ से cos बीटा आ रहा है py बाई p, और यहाँ से cos गामा आ रहा है pz बाई p। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, अगर ये वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल लेंगे।
यानी ये तीनों एंगल पता चल जाएगा। जब तक ये अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल पता नहीं चलेगा तब तक उस वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, ओरिएंटेशन फिक्स नहीं होगा। एक्स एक्सिस के साथ एंगल, वाई एक्सिस के साथ एंगल और जेड एक्सिस के साथ एंगल, ये तीनों एंगल्स जब तक हमें मालूम नहीं रहेगा तब तक इस वेक्टर को स्पेस में या ओरिजिन पे एग्जैक्टली हम लोग लोकेट नहीं कर सकते। इसलिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये तीनों मालूम होना चाहिए, तभी वेक्टर पी का ओरिएंटेशन फिक्स होगा। और इसीलिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन के नाम से जाना जाता है। आपसे अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो आप कॉस अल्फा का जो वैल्यू आएगा पी एक्स बाई पी ये बताना होगा, कॉस बीटा का जो वैल्यू आएगा और कॉस गामा का जो वैल्यू आएगा ये बताना होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। अब अगर हम लोग पॉलीगन लाइन्स में लगा देते हैं तो वेक्टर पी का फॉर्मेट आ जाएगा, ओ से लेके ई तक वही वेक्टर, ई से लेके एफ तक ई एफ वेक्टर और एफ से लेके सी तक एफ सी वेक्टर। दैट विल, इन तीनों वेक्टर को अगर जोड़ दिया जाए तो दैट विल बी इक्वल टू ओसी वेक्टर फ्रॉम पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ में आपको पता है कि एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड और फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का इसका हेड, दोनों को मिलाने वाला जो वेक्टर होता है वही रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो वी विल अप्लाई पॉलीगन लॉ इन दिस केस। फ्रॉम दिस डायग्राम OC vector is equal to O to C, that is equal to OE plus EF plus FC। तीन वेक्टर को जोड़ा गया, देखिए OE वेक्टर प्लस EF वेक्टर प्लस FC वेक्टर, दैट इज इक्वल टू OC वेक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर P इक्वल्स OE, ये देखिए OE क्या है, PX और डायरेक्शन एक्स एक्सिस है तो PX इंटू वाई क्या। सिमिलरली EF इज इक्वल टू OG और OG क्या है, PY है, so this is Py into J and similarly this one is Pz into K. This is how we represent a three-dimensional vector. Two-dimensional vector में सिर्फ दो ही component होता है, three-dimensional vector में all three components are present in the expression. Px, Py and Pz, all three components will come. इनमें से कोई दो आएगा तो टू डायमेंशनल हो जाएगा, एक ही कोई कंपोनेंट रहेगा तो वन डायमेंशनल वेक्टर हो जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होती है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P। क्यूबॉइड के रिजल्ट से OC डायगोनल स्क्वायर होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये आप सभी लोग जानते हैं, बस इसको अप्लाई कर देना है। OE स्क्वायर L स्क्वायर और B स्क्वायर हो जाएगा ये वाला साइड OC स्क्वायर। L स्क्वायर इसको लेंथ मानते हैं, इसको विड्थ मानते हैं, इसको हाइट मानते हैं, तो दिस वन इज पैरेलल टू FC स्क्वायर और हाइट हो गया ये EF। OC is magnitude of vector P square, OE is PX square, FC is PZ square and this is PY square. Therefore magnitude of vector P is under root PX square plus PY square plus PZ। जैसे टू डायमेंशनल वेक्टर में करते थे ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है, इसमें भी किसी को दिक्कत तो नहीं आई होगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस को ऐड किया जाए स्क्वायर करके तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों का समेशन 1। ये कैसे होता है देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इतना को देखें, कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ से देखिए क्या आएगा, px स्क्वायर बाई px, कॉस स्क्वायर बीटा इज py स्क्वायर बाई px।
and cos square gamma is pz square by ps. This is equal to px square plus py square plus pz square divided by p square. इसको स्क्वायर अगर हम लोग कर दें तो पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर. ये ऊपर वाला इक्वेशन देखिए, दिस इज एक्चुअली पी स्क्वायर, यानी इन दोनों का रेशियो दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस 1 हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 1 जैसा ये दिख रहा है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट. अगर अल्फा बीटा गामा में से कोई दो मालूम है, अल्फा बीटा गामा में से, तो तीसरा निकल जाएगा. अल्फा और बीटा में से कोई एक मालूम है, कोई एक मालूम नहीं है और दो मालूम है तो एक आ जाएगा. तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा को साइन स्क्वायर में चेंज कर देने से तीनों का समेशन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू 2 हो जाएगा. एंड बी, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट पार्ट, find a unit vector, find a unit vector in the direction of resultant of vector A and vector B. This is first part of the question. और second part में find direction cosines of the resultant vector. रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा उसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है और रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होगा वो बताना है. आंसर है आर कैप, रिजल्टेंट के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज -2i प्लस j प्लस 4k डिवाइडेड बाई √21. और डायरेक्शन कोसाइंस जो है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इन सब की वैल्यू है cos alpha is -2 by √21 and cos beta 1 by √21 and cos gamma is 4 by √21. These are the answers. और कैलकुलेट करना बहुत आसान है. दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है ए और बी का रिजल्टेंट r is given by a plus b. ए एंड बी वेक्टर्स को आप जब ऐड करेंगे, दोनों को डायरेक्टली ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -2i प्लस j एंड 4k. उसके बाद इसका मॉडुलस निकालिए आप, वो आ जाएगा √4 प्लस 1 प्लस 16 दैट इज √21. इसके बाद यूनिट वेक्टर आर कैप चाहिए, तो रूल क्या है, किसी भी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए, यू आर गेटिंग यूनिट वेक्टर. सो वेक्टर आर इज -2i प्लस j प्लस 4k एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज √21. ये आंसर हो गया. और डायरेक्शन को साइन कैसे आता है, एक्स कंपोनेंट में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, कॉस अल्फा हो गया. y कंपोनेंट 1 में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए, z कंपोनेंट 4 में मैग्नीट्यूड से डिवाइड. तो इस तरह के प्रॉब्लम डिफिकल्ट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट. इसी का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. दो वेक्टर p और q के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट है तो उसको p डॉट q से डिनोट करते हैं. एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू q डॉट p. यानी डॉट प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव होता है, इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ. अगर ऑर्डर बदलने से वेक्टर पे कोई असर नहीं पड़ता है तो दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी. तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है दैट इज कम्यूटेटिव इन नेचर, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है.
दो वेक्टर के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप लेंगे p क्रॉस q, देन इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ q क्रॉस p। इसको आप एंटी कम्यूटेटिव बोल सकते हैं। यहाँ एक माइनस साइन लगाना पड़ता है या नहीं लगाना पड़ता है। p डॉट q और q डॉट p ऑलवेज इक्वल होता है, जबकि p क्रॉस q और q क्रॉस p ऑलवेज इक्वल नहीं होता है, एक माइनस साइन का डिफरेंस है। कंपोनेंट या प्रोजेक्शन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वेक्टर p ऐसा हो और वेक्टर q ऐसा है और दोनों वेक्टर के बीच में अगर थीटा एंगल है, वेक्टर p यहाँ से यहाँ तक और वेक्टर q यहाँ से यहाँ तक, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो p का प्रोजेक्शन अगर q पे लिया जाता है तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर p ऑन वेक्टर q, और इसी की वैल्यू होती है p cos p। अगर आपको याद है, इन दोनों, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, इन दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर p ऑन वेक्टर q। तो डॉट प्रोडक्ट को जो डिफाइन किया गया है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि फर्स्ट वेक्टर का प्रोजेक्शन, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर का प्रोजेक्शन सेकंड वेक्टर पे लीजिए और उसको सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला होता है पी क्यू कॉस थीटा। सिमिलरली अगर क्यू डॉट पी करना हो तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट वेक्टर का प्रोजेक्शन सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में हो जाएगा क्यू कॉस थीटा, और सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया p। देन दिस इज आल्सो इक्वल टू p q cos थीटा बिकॉज दिस ऑल आर स्केलर्स। तो स्केलर्स को हम लोग कहीं भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो p डॉट q लिया जाए या q डॉट p लिया जाए, आंसर रिमेन्स सेम। दैट इज व्हाई p डॉट q हो या q डॉट p हो, दोनों का रिजल्ट पी क्यू कॉस थीटा ही आता है। इसीलिए ये कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। चलिए अच्छी बात है अगर ये आपको पता है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट पी डॉट क्यू का पी क्यू कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी जीरो। तो दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के वन होता है, रेस्ट बाकी 6 टर्म्स जो बचे वो सबके सब जीरो हो जाते हैं फॉर्म में। तो पी डॉट क्यू को ये दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, पी क्यू कॉस थीटा भी एंड पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। ये तो तुरंत समझा जा सकता है। पी क्यू कॉस थीटा, पी और क्यू दोनों सेम है, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये दोनों के बीच का एंगल जीरो है, तो p डॉट p बिकम्स p स्क्वायर। सिमिलरली q डॉट q लेंगे तो q स्क्वायर। सिमिलरली वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए बी करेंगे तो ये ए बी स्क्वायर आ जाए। तो ये क्लियरली मालूम होना चाहिए। यस सर। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के समझ लीजिए। किसी भी ट्रायंगल एबीसी में, चाहे राइट एंगल ही क्यों ना हो या इक्विलैटरल ही क्यों ना हो, cos A को इतना प्रूव किया जा सकता है बाय टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन एनी ऑफ द टू वेक्टर। तीन साइड से बना हुआ ट्रायंगल है, तीनों को तीन वेक्टर मान लीजिए और डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके यू हैव टू फाइंड दिस रिजल्ट। सपोज गिवन ट्रायंगल इज ABC, cos A की वैल्यू निकालनी है। तो हमें मालूम है कि फ्रॉम ट्रायंगल लॉ वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA इज जीरो, ये पता है। हम लोगों को cos A चाहिए, ये एंगल cos A, दिस एंगल इज A। क्या करेंगे कि जो एंगल यहाँ पे चाहिए वो वाला वेक्टर हम लोग यहीं पे रखेंगे, लाइक AB वेक्टर एंड CA वेक्टर। AB एंड CA वेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दीजिए और BC वेक्टर को राइट साइड में कर दीजिए। उसके बाद टेक डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स। माइनस BC को वी कैन ऑल्सो राइट CB वेक्टर।
तो ये इक्वेशन बन गया AB वेक्टर प्लस CA वेक्टर is equal to CB vector. Now taking dot product on both sides. Taking dot product with itself on both sides. क्योंकि ये दोनों वेक्टर बराबर है तो दोनों साइड अगर सेम वेक्टर से ही डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो AB प्लस CA लेफ्ट साइड में हो गया और राइट साइड में CB डॉट CB। यहाँ तक मैंने आपको हेल्प किया। इसके बाद आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते चले जाइए जब तक मैं वेट करता हूँ। लेट अस सी। इससे आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा AB डॉट AB प्लस AB डॉट CA प्लस CA डॉट AB प्लस CA डॉट CA और RHS में CB डॉट CB वो ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे देखिए AB डॉट CA और CA डॉट AB इक्वल होता है। AB डॉट AB तो AB स्क्वायर हो गया प्लस ये हो गया 2 टाइम्स AB डॉट CA और ये वाला टर्म हो गया CA स्क्वायर और राइट साइड हो गया CB स्क्वायर। AB square from this diagram is this is CA square plus 2 times AB dot CA में आएगा फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देन सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा। AB वेक्टर और CA वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ लिखना है। ये समझिए जरा। AB वेक्टर इज दिस वन, दिस इज AB वेक्टर और CA वेक्टर ये, दिस इज CA वेक्टर। अब समस्या ये है कि AB वेक्टर का टेल यहाँ है और CA वेक्टर का हेड यहाँ है। दो वेक्टर के एंगल के लिए दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए तो CA वेक्टर को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। तो इससे क्या हो गया, CA वेक्टर का टेल यहाँ आ गया, आगे शिफ्ट कर दिया और AB वेक्टर का टेल ऑलरेडी यहाँ है। तो दोनों वेक्टर AB और CA के बीच में एंगल ये नहीं है, ये वाला है 180 डिग्री माइनस। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये एंगल क्यों नहीं लिया, ये क्यों लिया। जो रूल है दो वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल चाहिए तो दोनों वेक्टर का टेल एक जगह रखिए। ये मैं पहले बता चुका हूँ। दोनों का टेल जब तक एक जगह नहीं आएगा तब तक एंगल डिसाइड नहीं होगा। तो दिस वन इज दिस एंगल CA square, CA square, this is CA, this is B and this is A। तो ये हो गया B square और राइट साइड में CB square that is A। cos 180 माइनस A माइनस cos A होता है। तो दिस इक्वेशन इज CA square plus 2 AB is C, CA is B and minus cos A plus B square is equal to A square। So from this expression you can see cos A आ रहा है C square plus B square minus A square divided by 2BC। तो जैसा ऊपर लिखा हुआ है वो अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि यू हैव टू अप्लाई स्केलर प्रोडक्ट, इसलिए इस तरीके से करना पड़ा। अदरवाइज फ्रॉम एक्सप्रेशन 1 alternate without a scalar product, without using a scalar product, we can get the same answer very easily। देखिए कैसा, इस इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए क्या इक्वेशन, AB वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज CB वेक्टर। These two vectors are equal, LHS RHS। अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो दोनों साइड का मॉडुलस भी इक्वल होना चाहिए। दिस इंप्लाइज AB वेक्टर प्लस CA वेक्टर मॉडुलस शुड बी इक्वल टू CB वेक्टर मॉडुलस। AB एंड CA का मॉडुलस यहाँ देखिए, AB इधर है, CA इधर। फॉर्मूला होता है रूट ओवर AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स
AB into CA into cos थीटा। AB और CA के बीच का एंगल, AB इधर है, CA इधर है, that is cos 180 degree minus A and RHS is CB, CB का मॉडुलस है A। अब अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो अगेन यू आर गोइंग टू गेट दिस एक्सप्रेशन, यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, AB square plus CA square plus 2 times AB dot CA, exactly this equation you are getting. This is equation 2, squaring both sides, squaring, exactly वही एक्सप्रेशन आ गया, AB square plus CA square minus 2 times AB into CA equals A square. So exactly you are getting equation 2, hence the same result will come. इसका जो रिजल्ट है यही है, दो वेक्टर के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट इज प्योरली अ वेक्टर क्वांटिटी और डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है। तो P क्रॉस Q करेंगे तो ये वर्टिकली अपवर्ड जाता है, इधर P है इधर Q है, P क्रॉस Q करते हैं तो स्क्रू ऐसा घुमाने से ऊपर आता है। सिमिलरली अगर Q क्रॉस P करेंगे तो जस्ट उल्टा इधर आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन को अगर हम लोग n कैप बोलते हैं तो इस डायरेक्शन को माइनस n कैप बोलेंगे, इसीलिए। और ये थीटा का रेंज होता है 0 और 180 डिग्री के बीच में, इसके बीच होना चाहिए ये एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू। इसीलिए P क्रॉस Q को लिखते हैं, मैग्नीट्यूड अलग लिखते हैं PQ sin थीटा और डायरेक्शन n कैप अलग से दिखाते हैं। दिस n कैप रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस टू वेक्टर, जैसे यहाँ दिख रहा है n कैप इस प्लेन के परपेंडिकुलर। एंड सिमिलरली Q क्रॉस P करेंगे अगर तो मैग्नीट्यूड तो सेम आ जाएगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, माइनस n कैप। Therefore P क्रॉस Q and Q क्रॉस P are related with a negative sign, ये रिजल्ट इसीलिए आता है, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। ये तो डायग्राम से ही पता चल जा रहा है, देखिए P डॉट P क्रॉस Q is perpendicular to the plane, वेक्टर P एंड Q ये है, दिस इज P दिस इज Q, P क्रॉस Q ये ऊपर में है तो इसका P के साथ भी 90 डिग्री एंगल बनेगा क्योंकि P क्रॉस Q इज दिस वेक्टर, ये देखिए डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज P वेक्टर दिस इज Q वेक्टर, P क्रॉस Q ये है तो इसका तो दोनों वेक्टर के साथ एंगल 90 डिग्री बन रहा है, यानी P क्रॉस Q का P के साथ भी 90 डिग्री, P क्रॉस Q का Q के साथ भी 90 डिग्री। As angle is 90 degree, hence it will become 0, dot product 0 हो जाएगा। So due to the angle 90 degree, the dot product, जिसको नहीं मालूम है वो समझ ले फटाफट, I क्रॉस J था तो I से J की तरफ आप जाइए, I J है ना, I से J की तरफ जाइए तो बच गया K हो गया। एरो की दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव, अपोजिट जाएंगे तो निगेटिव। I क्रॉस K, I से K की तरफ जाइए, अपोजिट जाना पड़ रहा है तो मिलेगा J लेकिन नेगेटिव साइन। इससे करिए J क्रॉस I, J से I की तरफ जाइए, अपोजिट जाना पड़ रहा है तो K मिलेगा और अपोजिट गया इसलिए माइनस। J क्रॉस K, J से K की तरफ जाइए, एरो के डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव। इस तरीके से याद रखते हैं, उसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सर्किल में चलते जाइए, वैल्यू लिखते जाइए, इस तरीके का। देखिए जिनको अगर नहीं याद है या जो भूल गए हैं वो देखिए, P क्रॉस Q में डिटर्मिनेंट ब्रेक करेंगे तब तो अपने आप ही रिजल्ट आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद। और डायरेक्टली याद रखने के लिए ये x एक्सिस वाला टर्म है, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, माइनस फिर रिवर्स हो जाता है, ये j y एक्सिस के अलॉन्ग होता है, यहाँ PQ लिखिए, y एक्सिस के बाद z एक्सिस और फिर x एक्सिस, देन रिवर्स द ऑर्डर, x और z को रिवर्स कर दीजिए, यहाँ x और यहाँ z। सिमिलरली अगेन राइट PQ, ये z एक्सिस है, z के बाद x और फिर y एंड देन रिवर्स द ऑर्डर, ये y हो जाएगा ये x।
इस तरीके से आप याद रखो। तो कभी भी यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, तो आपको करना यही होगा कि P क्रॉस Q जो इतना बड़ा है ये करना होगा और फिर इसका मॉडुलस लेके उससे डिवाइड करना होगा, देन ओनली यू कैन गेट द यूनिट। पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो बिना किसी कैलकुलेशन के हम लोग को ये समझ आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल है तो एंगल 0, एंटी पैरेलल है तो पाई, साइन 0 भी 0, साइन पाई भी 0, इसका मतलब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया। अब एग्जांपल लेते हैं, सपोज वेक्टर P इज I minus j plus 2k and suppose vector Q is 2I minus 2j plus 4 and vector R equals minus 3I plus 3j minus 6। तो ये तो डायरेक्टली यहीं से समझ में आ रहा है कि 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो I minus j plus 2k आ रहा है, ये आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर, यानी कि ये दोनों पैरेलल। और यहाँ पे -3 अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो ये आ रहा है I minus j plus 2k। This we are getting -3 times vector P, -3 times vector P। तो ये दोनों एंटी पैरेलल है, ये भी पता चल रहा है। वेक्टर P and R becomes एंटी पैरेलल। This is -3 times vector P। तो एक तो है कि आप ऐसे चेक कर लीजिए, और दूसरा तरीका क्या है, और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें क्या हिडन है वो देखिए। Px और Qx का रेशियो लीजिए, ये दोनों आ रहा है पैरेलल, वेक्टर P एंड Q ये आ रहा है पैरेलल। ये रिजल्ट देखिए, वेक्टर P एंड R क्या आ रहा है, ये दोनों एंटी पैरेलल, दिस टू आर एंटी पैरेलल। Py Qy, इसके बारे में थोड़ा हम लोग विचार करते हैं कि ये क्या हो रहा है। और सिमिलरली Px by Rx, Py by Ry एंड Pz by Rz, ये देखिए क्या आप Px Qx 1/2, Py Qy भी लेंगे वही आएगा, Pz Qz भी लेंगे तो इतना ही आएगा। दिस इज पॉजिटिव रेशियो आएगा। और Px by Rx लेंगे तो 1/-3, ये निगेटिव रेशियो आएगा, इक्वल ही आएगा मगर निगेटिव आएगा, ये खासियत। Py Qy Ry -1/3, यानी अगर सभी कंपोनेंट्स का रेशियो इक्वल आए और पॉजिटिव आए तो ये पैरेलल होने का पहचान है, और अगर तीनों कंपोनेंट्स का रेशियो इक्वल आए और नेगेटिव आए तो ये एंटी पैरेलल होने का पहचान है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो दोनों के कंपोनेंट्स का रेशियो नेसेसरली पॉजिटिव आना चाहिए और इक्वल आना चाहिए, और अगर एंटी पैरेलल है तो देयर रेशियो शुड बी नेगेटिव, इक्वल एंड नेगेटिव, तो एंटी पैरेलल हो जाएगा। ये इसकी पहचान। A एंड B आर टू वेक्टर्स, आपको ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर, तो क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, उससे तुरंत आ जाएगा, कैलकुलेट करके बताइए। दिस इज द रूल, यही आंसर आना चाहिए आपका। तरीका क्या है, इफ वी टेक A क्रॉस B देन वी आर गेटिंग, you will get some vector। A क्रॉस B लेने से जो वेक्टर आता है वो कितना आता है वो बताइए मुझे। आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, कितना आया रिजल्ट? 5i कैप प्लस 5 कितना आएगा? माइनस 5i का माइनस आएगा सर, माइनस आएगा, -5j क्या, ये भी माइनस रहेगा ना। 5i minus 5j minus 5k अगर आप करेक्टली करेंगे तो n कैप जो होगा दैट विल बी A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। ऐसा करना होगा। A क्रॉस B तो 5i minus 5j minus 5k हो गया, और इसका मॉडुलस हो जाएगा √25 + 25 + 25, 25 into 3।
5 बाहर आ जाएगा, 5 को कैंसिल कर देगा, 1/√3 रहेगा। दिस इज i माइनस j माइनस। तो इसमें कि कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस रहते, तो जो डिटर्मिनेंट फॉर्म आप लोगों ने लिखा था उससे करिए तो गलती होने की चांसेस घट जाएगी। इसमें कैलकुलेशन